इस वीडियो में आप डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के हिंदी प्रश्न पत्र जो कि फरवरी 2021 में पूछा गया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि आप वर्ष 2021 में पूछे गए चतुर्थ सेमेस्टर के अन्य प्रश्न पत्र और वर्ष 2019 और 20 में पूछे गए फोर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। पहला प्रश्न पूछा गया था, मैं सुमन हूँ, कविता के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर 3 द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन नंबर 4 कवियत्री इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो शुद्ध शब्द होता है वो कवयित्री होता है, ना कि कवियत्री होता है। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है कि वाक्य का गुण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 निपुणता इसका सही उत्तर होगा। देखिए, सार्थकता का मतलब ये होता है कि वाक्य जो बोला जा रहा है वह एक सार्थक अर्थ प्रस्तुत करे, जो कि वाक्य का गुण होता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया क्रमबद्धता, यानी वाक्य जो बोला जाएगा उसमें शब्दों का क्रम या फिर कई वाक्य अगर बोले जा रहे हैं तो सभी वाक्य एक दूसरे से संबंधित हो, क्रमबद्ध हो, तो ये वाक्य का गुण होता है। और चौथा दिया गया है योग्यता। योग्यता का मतलब ये होता है कि कोई वाक्य अगर अर्थ दे रहा है लेकिन वो भाव सही नहीं दे रहा है तो भी वह योग्य नहीं माना जाएगा, यानी कि योग्यता भी वाक्य का गुण होता है। एक उदाहरण से समझिए, अगर मैं ये बोलूं कि मैं पानी खाता हूं, ये वाक्य तो पूर्ण है और इसका अर्थ भी निकल रहा है, लेकिन क्या ये संभव है? क्या पानी को खाया जा सकता है? तो ये वाक्य योग्य नहीं माना जाएगा। तो योग्यता भी वाक्य का गुण होता है। प्रश्न में आपसे गुण नहीं है पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 निपुणता जो होता है वह वाक्य का गुण नहीं होता है। तीसरे का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे चौथे प्रश्न की, मेरा नाम मोहन है का सही संस्कृत अनुवाद होगा, तो इसका सही अनुवाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मम नामः मोहना अस्ति। यहाँ पर देखिए, पहले ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन में बिल्कुल सब कुछ सेम होगा, लेकिन मम के नीचे जो हलंत नहीं लगा है पहले ऑप्शन में और नाम के आगे जो विसर्ग नहीं लगा है, इसकी वजह से पहला ऑप्शन गलत है और चौथे का ऑप्शन नंबर 2 मम नामः मोहना अस्ति सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना कहलाता है। तो देखिए, लिखावट के पीछे या फिर बाद में लिखे हुए लेख को अनुलेख कहते हैं। यहाँ पर श्रुत लेख का मतलब होता है सुन करके लिखना, सुलेख का मतलब होता है सुंदर लेख, और इमला का मतलब भी होता है कि सुनकर ही लिखना, और अनुलेख का मतलब होता है, आप लोग प्राइमरी स्कूल में बच्चों की उत्तर पुस्तिका में देखे होंगे कि ऊपर के लाइन में मोटे में शब्द या फिर वाक्य लिखा रहता है और उसी को देख करके बच्चे नीचे लिखते हैं, उसी को अनुलेख कहा जाता है, और यही आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। छठा प्रश्न है, वर्तनी अशुद्धि के प्रमुख कारण लिखिए। तो ध्वनि यंत्रों के दोषपूर्ण होने से वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। इसके अलावा ध्वनि व्यवस्था के अंतर्गत लय, तुक, बल, गति, विराम और स्वराघात आदि उच्चारण तत्वों का पूर्ण ज्ञान नहीं होने से भी बच्चे वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कर देते हैं। इसके अलावा संस्कृत और हिंदी की ध्वनियां किन उच्चारण स्थान से उच्चारित की जाती हैं, अगर इसका पूर्ण ज्ञान नहीं है तो भी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा क्षेत्रीयता की प्रभाव की वजह से भी वर्तनी अशुद्ध हो सकती है। तो ये कुछ प्रमुख कारण आप लिख सकते हैं। सातवां प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के भेदों का नाम लिखिए। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल या फिर साधारण वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। आपसे सिर्फ नाम पूछा गया था। बात करेंगे 8वें प्रश्न की, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चे अपने परिवार से निकलकर पहली बार विद्यालय में जाते हैं, तो वहाँ पर जो उनकी क्षेत्रीय भाषा होगी, यानी कि जो मदर टंग होगी, मातृभाषा होगी, उसमें वो चीज़ों को ज़्यादा समझने के लिए निपुण होंगे। तो प्राथमिक स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा मातृभाषा शिक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चे जो प्रारंभिक स्तर पर चीज़ें सिखाई जा रही हैं उसमें इंटरेस्ट ले सकें और वह उनके मानसिक स्तर के अनुरूप हो। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर अगर आप मातृभाषा के अलावा कोई दूसरी भाषा में ज्ञान दे रहे हैं तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि वह उनके समझ से परे होगी। तो जो चीज़ें उनको समझ में आ रही हैं उन्हीं के माध्यम से बच्चों को ज्ञान का अनुभव कराना चाहिए। 9वां प्रश्न है, पतंती शब्द का संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग कीजिए। पतंती पत धातु से बहुवचन का रूप ये बना हुआ है, पतति, पततः, पतंती, ये ऐसे चलता है भाव। तो यहाँ पर पतंती का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे चीज़ें यानी बहुवचन में एक साथ गिर रही हैं।
यहाँ पर आप लोगों ने वाक्य पढ़ा होगा कि वृक्षात पत्राणि पतंती, यानी कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो इसका इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। उस कंडीशन में आप लिख सकते हैं संस्कृत में वाक्य वृक्षात पत्राणि पतंती। बात करेंगे 10वें प्रश्न की। विद्या शब्द का संस्कृत भाषा में 2 वाक्य लिखिए। कोई भी छोटे छोटे वाक्य लिख सकते थे, जैसे कि विद्या विहीनः धन वानपि निर्धनः मन्यते, यानी कि विद्या अगर किसी के पास नहीं है तो धनवान होते हुए भी वह निर्धन माना जाता है। और दूसरा वाक्य आप लोग लिख सकते थे विद्या मनुष्यः सर्वश्रेष्ठः भवन्ति, यानी कि विद्या से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। 11वां प्रश्न है यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो जिस काव्य में समान शब्द के अलग अलग अर्थों में बार बार आवृत्ति हो, यानी कि एक ही शब्द जितनी बार आए उतने बार उसका अर्थ अलग अलग निकले, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण आप लोग लिख सकते हैं कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर या पाए बौराए। यहाँ पर कनक शब्द 2 बार प्रयोग किया गया है। कनक कनक स्टार्टिंग में ही, पहले कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 12वां प्रश्न पूछा गया था कबीर दास रचित सामाजिक कुरीति संबंधी एक दोहा लिख करके उसका अर्थ स्पष्ट करिए। तो आप कोई भी दोहा लिख सकते थे। कबीर दास जी ने समाज की कुरीतियों पर विभिन्न प्रकार के दोहे लिखे हैं, जिसमें से एक सबसे जो महत्वपूर्ण है आप लोगों ने सुना होगा, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोय, जो मन देखा आप ना मुझसे बुरा ना कोय। और इसका अर्थ भी पूछा गया था, तो आप लिख सकते हैं कि जीवन भर दूसरों में बुराइयां देखता रहा, लेकिन जब मैंने खूब अपने अंदर झांक करके देखा तो मैं पाया कि मुझसे बुरा कोई दूसरा इंसान नहीं है, मैं ही सबसे स्वार्थी और सबसे बुरा इंसान हूँ। तो ये आप लिख सकते हैं। 13वां प्रश्न है पद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य लिखिए। पद्य शिक्षण के निम्न उद्देश्य होते हैं। पहला, विद्यार्थियों में पद्य के प्रति रुचि एवं प्रेम उत्पन्न करना। दूसरा, विद्यार्थियों को पूर्ण मनोयोग से कविता पाठ सुनने के योग्य बनाना। तीसरा आप लोग लिख सकते हैं लय ताल एवं भाव के अनुसार कविता का पाठ कराना। और विद्यार्थियों में कल्पना एवं बोध शक्ति का विकास करना। इसके अलावा काव्य में रुचि उत्पन्न कर काव्य रचना के लिए प्रोत्साहित करना। ये कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं पद्य शिक्षण के। बात करेंगे 14वें प्रश्न की। नाटक तथा संवाद शिक्षण की प्रमुख विधियां लिखिए। नाटक शिक्षण की विभिन्न विधियां प्रचलित हैं। पहला, अर्थबोध प्रणाली या फिर पाठ्य पुस्तक प्रणाली। दूसरा है प्रयोग प्रणाली या फिर रंगमंच अभिनय प्रणाली। तीसरा है कक्षा अभिनय नाट्य पठन प्रणाली। और चौथा, आदर्श नाट्य पठन प्रणाली। पांचवा, व्याख्या या फिर समीक्षा प्रणाली। और छठवां, समवाय प्रणाली। तो ये कुछ विधियां हैं नाट्य शिक्षण के। 15वां प्रश्न है येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मर्त्य लोकम भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्च रंति। उपयुक्त श्लोक का हिंदी भावार्थ आपसे पूछा गया है। इसका अर्थ हो जाएगा जिन लोगों के पास न तो विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है, न गुण है और न ही धर्म है, वे लोग इस पृथ्वी पर भार हैं और मनुष्य के रूप में वह मृग यानी कि जानवर के सेंस में यहाँ पे यूज किया गया है, जानवर की तरह घूमते रहते हैं। बात करेंगे 16वें प्रश्न की। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? एक उदाहरण लिखिए। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। आप लोग पढ़े होंगे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए, इस सेंस में संप्रदान का यूज किया जाता है, यानी कि चतुर्थी विभक्ति और इसका कारक चिन्ह होता है के लिए। और आपसे उदाहरण पूछा गया था, तो उदाहरण में आप कुछ भी लिख सकते हैं। नरेश मीना के लिए फल लाया है। यहाँ पर जो के लिए कारक चिन्ह यूज हुआ है वह संप्रदान यानी चतुर्थी विभक्ति में यूज हुआ है। तो इस प्रकार से आप उदाहरण दे सकते हैं। 17वां प्रश्न है अधोलिखित शब्दों का संधि विच्छेद लिखिए। पहला है नदीशः, तो इसका हो जाएगा नदी धन ईशः। दूसरा है इत्यादि, तो इसका हो जाएगा इति धन आदि ही। तीसरा है उज्ज्वलः, तो इसका हो जाएगा उत धन ज्वलः। और चौथा है निश्चलः, तो इसका हो जाएगा निह धन चलः। अंतिम प्रश्न है कोरोना वायरस से सतर्क करते हुए मित्र को एक पत्र लिखिए। तो आप बचपन से पत्र लिखना सीखते आ रहे हैं और ये एक स्पेशल फॉर्मेट पे होता है जो कि आप लोग जानते होंगे। ये एक सब्जेक्टिव प्रश्न है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसका उत्तर अच्छे से लिख लिया होगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही
चतुर्थ सेमेस्टर के वर्ष 2021 में पूछे गए सभी प्रश्न पत्र और वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में फोर्थ सेमेस्टर के सभी प्रश्न पत्रों के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।